देखिए ये जो है लेक्चर नंबर 20 है। ओके, अगर आप लोग 1 से लेकर 19 तक लेक्चर नहीं देखे हैं तो जाके जरूर देखिएगा। देखिए आज हम देखेंगे विद्युत धारा के बारे में एवं उससे आगे जानेंगे। समझिएगा ध्यान से। एक क्वेश्चन पूछेगा आपसे कि कार के अंदर बैठे यात्री पे अगर बिजली गिर जाए तो क्या कार के बैठे यात्री पे कोई प्रभाव पड़ेगा? तो क्या बोलेंगे आप? नहीं प्रभाव पड़ेगा। क्यों ऐसा होता है तो समझिएगा। किसी खोखले चालक में विद्युत क्षेत्र जो होता है वो शून्य होता है, क्योंकि एक कार है, कोई कार है तो बीच में जो बैठा हुआ है तो खोखला चालक मान लीजिए उसे। खोखला चालक में विद्युत क्षेत्र क्या होता है? शून्य होता है। इसलिए बिजली गिरने पे या फिर बिजली का तार गिरने पे ऐसा कुछ भी हो जाए तो बैठे यात्री के अंदर जो है कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, विद्युत क्षेत्र उत्पन्न नहीं होता है तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा और कार के बैठे यात्री सुरक्षित रहेंगे। ओके, अब समझिएगा आगे विद्युत विभव देखेंगे आप। ओके, विद्युत विभव किसे बोलेंगे तो ध्यान से समझिएगा। देखिए किसे बोलते हैं? किसी भी धनात्मक को आवेश एक बिंदु से अनंत तक का विद्युत क्षेत्र में ले जाने पर जो किया गया कार्य तथा आवेश का अनुपात होता है उसी को विद्युत विभव कहते हैं। क्या कहते हैं? उसी को विद्युत विभव कहते हैं। ओके, इस तरह से एक्सप्लेन किया गया है, आप देख सकते हैं अच्छे से। अब देखिएगा विद्युत विभव बराबर क्या होता है तो कार्य बटा आवेश होता है। क्या होता है? कार्य बटा आवेश होता है। कार्य का मात्रक जूल होता है, आवेश का मात्रक कूलाम होता है। इसलिए विद्युत विभव का ऐसा ही मात्रक पूछ लिया, मात्रक तो जूल प्रति सेकेंड, जूल प्रति कूलाम होता है, जूल प्रति कूलाम होता है। ठीक है, विद्युत विभव का मात्रक क्या हो जाएगा? जूल प्रति कूलाम हो जाएगा। विद्युत विभव जो होते हैं ये अदिश राशि के अंतर्गत आते हैं। विद्युत विभव जो है ये अदिश राशि के अंतर्गत आते हैं और विद्युत विभव का ऐसा ही मात्रक पूछ लिया तो वह हो गया, क्या हो जाएगा? वोल्ट हो जाता है। विद्युत विभव का ऐसा ही मात्रक वोल्ट होता है। ओके, अब समझिएगा आगे विभवांतर। विभवांतर कैसी राशि है तो ये भी जो है अदिश राशि है। विभवांतर अदिश राशि के अंतर्गत आते हैं और विद्युत विभवांतर का ऐसा ही मात्रक पूछ लिया तो वोल्ट होता है। इसका ही मात्रक वोल्ट ही होता है। चाहे विद्युत विभव पूछे या विभवांतर बोले, दोनों का मात्रक वोल्ट ही होता है। लेकिन विभवांतर को हम लोग किस में नापते हैं तो वोल्ट मीटर से नापते हैं। किस में नापते हैं? वोल्ट मीटर से नापते हैं। ओके, और विभवांतर किसे बोलेंगे तो एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक धनात्मक आवेश ले जाने में जो कार्य लगता है उसे विभवांतर कहते हैं। ओके, क्या बोले? एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक धनात्मक आवेश ले जाने में जो कार्य लगता है उसे विभवांतर कहते हैं। ओके, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए आगे, देखिए आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि एक आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध कितना होता है। एक आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध कितना होगा तो अनंत होगा। कितना होगा? अनंत होगा। ओके, अब देखिए वोल्ट मीटर जो जुड़े रहते हैं वो किस तरह से जुड़े रहते हैं? समांतर क्रम में जुड़े रहते हैं या श्रेणी क्रम में जुड़े रहते हैं? तो याद रखिएगा कि वोल्ट मीटर जो जुड़े रहते हैं वो रहते हैं समानांतर क्रम में। कैसे जुड़े रहते हैं? समानांतर क्रम में जुड़े रहते हैं। आगे आपको बताएंगे कि समानांतर क्या होता है, श्रेणी क्रम क्या होता है। ओके, आगे विद्युत बैटरी। अब समझिएगा ध्यान से। अब हम पढ़ने जा रहे हैं विद्युत बैटरी। विद्युत बैटरी जो है आपको दो प्रकार देखने को मिलेगा। विद्युत बैटरी दो प्रकार आपको देखने को मिलेगा। एक मिलेगा प्राइमरी सेल, एक मिलेगा सेकेंडरी सेल। एक मिलेगा प्राइमरी, एक मिलेगा सेकेंडरी। ओके, अब समझिएगा ध्यान से। यहाँ देख दिए हम, यहाँ लिखे हैं प्राथमिक सेल और द्वितीयक सेल। ये क्या होता है समझिएगा। पहले प्राथमिक सेल देखेंगे। प्राथमिक सेल हम किसे बोलेंगे? ठीक है, जिसका वन टाइम ही यूज हो, जिसका वन टाइम ही यूज हो। ओके, जैसे घड़ी, दीवार के घड़ी में जो लगाया जाता है उसमें कैसा रहता है? प्राथमिक सेल रहता है। वो जब यूज कर लेते हैं तो खोल के फिर फेंक देते हैं, फिर नया खरीद के लाते हैं। जिसका वन टाइम यूज हो उसे प्राथमिक सेल कहते हैं, याद रखिएगा। ओके, अब देखिए इसका कार्य क्या है तो यह सेल जो है रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कौन करता है तो प्राथमिक सेल करता है। ओके, अब देखिए एग्जाम्पल भी हम लिख दिए हैं, जैसे कि प्राथमिक सेल के अंतर्गत कौन कौन आएंगे तो डेनियल सेल हो गया, लोकलांसे सेल हो गया, सुख सेल हो गया। ओके, ये सब प्राथमिक सेल के अंतर्गत आते हैं। वोल्टीय सेल हो गया। ठीक है, ये सब जो है प्राथमिक सेल के अंतर्गत आते हैं। कौन कौन सेल बोले? डेनियल सेल, लोकलांसे सेल, सूक्ष्म सेल, वोल्टीय सेल, ये सब प्राथमिक सेल के अंतर्गत आते हैं। और इसमें जो है ये सेल जो है किस में यूज करते हैं हम लोग तो विद्युत घंटी में, टेलीफोन में, ये सब जो है प्राथमिक सेल का इस्तेमाल करते हैं। अब देखिए द्वितीयक सेल किसे बोलेंगे तो द्वितीयक सेल बोलेंगे जिसका बार बार यूज हो, मतलब कि रिचार्जेबल बोल सकते हैं। रिचार्जेबल जो बैटरी है, ठीक है, वो किस सेल के अंतर्गत आएंगे? द्वितीयक सेल के अंतर्गत आएंगे। ठीक है, सेकेंडरी सेल के अंतर्गत आएंगे। ओके, याद रखिएगा जिसका बार बार यूज हो, जैसे कि मोबाइल का बैटरी, इसमें कैसा सेल है? द्वितीयक सेल के अंतर्गत आएंगे, क्योंकि उसको हम चार्ज
चार्ज करके फिर से यूज कर लेते हैं। तो जिसका बार बार यूज हो, रिचार्जेबल हो, उसे हम द्वितीयक सेल बोलते हैं। ओके, याद रखिएगा, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। आप समझते हैं आगे। अब देखने जा रहे हैं हम लोग प्रतिरोध। ठीक है, प्रतिरोध ध्यान से समझिएगा। प्रतिरोध का मात्रक होता है ओम। प्रतिरोध का ऐसे मात्रक क्या होता है? ओम होता है। और प्रतिरोध को हम लोग कैपिटल आर से डिनोट करते हैं। ठीक है, कैपिटल आर से डिनोट करते हैं प्रतिरोध को। ओके, आप समझिएगा प्रतिरोध किसे बोलेंगे? किसी चालक के धारा के प्रवाह में बाधा डाले। किसी चालक के धारा में कोई धारा जा रहा है, तार के अकॉर्डिंग या वायर के अकॉर्डिंग धारा प्रवाहित होती है ना, तो उसके धारा में अगर रुकावट कोई बन जाता है तो वही रुकावट को हम लोग बोलते हैं प्रतिरोध। ठीक है, रोध उत्पन्न करता है। ठीक है, तो ही बोला गया है किसी चालक के धारा के प्रवाह में जो बाधा उत्पन्न करे उसे बोलते हैं प्रतिरोध। ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखते हैं चालकता। चालकता को हम लोग कैपिटल जी से डिनोट करते हैं। चालकता को कैपिटल जी से डिनोट करते हैं। ओके, अब देखिए चालकता बराबर क्या होता है, क्योंकि चालकता को हम कैपिटल जी से डिनोट किए, चालकता। ठीक है, तो चालकता बराबर क्या होता है? आर बाय 1/r होता है। चालकता बराबर 1/r होता है। ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। चालकता का अगर मात्रक पूछ लिया आपसे, ठीक है, चालकता का अगर मात्रक पूछ लिया आपसे तो याद रखिएगा ओम इनवर्स होता है। क्या होता है? ओम इनवर्स होता है। चालकता का मात्रक ओम इनवर्स होता है। ओके, याद रखिएगा, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब समझिएगा ध्यान से। देखिए चालकता का अगर ऐसा ही मात्रक पूछ लिया, ठीक है, तो चालकता का ऐसे मात्रक और भी होते हैं। एक होते हैं मोह, एक होते हैं सीमेन। चालकता का मात्रक क्या होते हैं? मोह भी होते हैं और सीमेन होते हैं। ठीक है, याद रखिएगा, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब समझिएगा ध्यान से। देखिए प्रतिरोध, आप क्या देखेंगे? प्रतिरोध आपको जो है दो प्रकार देखने को मिलेगा। प्रतिरोध जो है दो प्रकार आपको देखने को मिलेगा। ओके, कौन कौन देखने को मिलेगा तो समझिएगा। एक मिलेगा ओमीय प्रतिरोध, एक मिलेगा अनिओमीय प्रतिरोध। एक में देखने को मिलेगा ओमीय प्रतिरोध, एक देखने को मिलेगा अनओमीय प्रतिरोध। ओमीय प्रतिरोध किसे बोलेंगे? जो ओम के नियम का पालन करे। जो ओम के नियम का पालन करेगा वो ओमीय प्रतिरोध कहलाएगा। जो ओम के नियम का पालन नहीं करेगा वो ओमीय प्रतिरोध नहीं कहलाएगा। ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। ओमीय प्रतिरोध के अंतर्गत एक चीज आते हैं एग्जाम्पल में, याद रखिएगा, मैग्नीज का तार। मैग्नीज का तार जो है ओमीय प्रतिरोध के अंतर्गत आते हैं। अनओमीय प्रतिरोध के अंतर्गत कौन आएंगे? जो ओम का नियम का पालन नहीं करता है। तो याद रखिएगा ट्रायोड बल्ब हो गया, डायोड हो गया, ये सब जो है अनोमीय प्रतिरोध के अंतर्गत आते हैं। अनोमीय प्रतिरोध के अंतर्गत आते हैं। ट्रायोड और डायोड ये सब जो है ओम के नियम का पालन नहीं करते हैं। ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब समझते हैं आगे प्रतिरोधकता का संयोजन देखते हैं आप। ठीक है, संयोजन किस क्रम में जुड़ते हैं? तो प्रतिरोधक का संयोजन जो है आपको दो प्रकार को देखने को मिलेगा। ठीक है, एक मिलेगा समानांतर क्रम, एक देखने को मिलेगा श्रेणी क्रम। एक देखने को मिलेगा समानांतर क्रम, एक देखने को मिलेगा श्रेणी क्रम। समानांतर क्रम का अर्थ ये हो गया कि 1/r + 1/r1 1/r2 इस तरह से देखने को मिलेगा। तो समझिएगा ई जो है समानांतर क्रम में कैसे होएगा, कैसे जुड़ेगा? रेजिस्टेंस। तो देखिए ई जो है ना, इसी तरह से जुड़ेगा। देखिए ये जो है समानांतर क्रम में जुड़ा हुआ है। ठीक है, क्या है? समानांतर क्रम के अंतर्गत ये सब जुड़ा हुआ है। ठीक है, इस तरह से जोड़ा जाता है। मतलब मान ली ई प्लस है तो प्लस में जोड़ेंगे, प्लस में है तो प्लस में जोड़ेंगे। तो ये सब क्या हो गया? समानांतर क्रम हो गया। और श्रेणी क्रम क्या होता है कि अगर ये प्लस है तो ये माइनस है, तो माइनस प्लस करके फिर ये माइनस प्लस लिख लेगा। इस तरह से होता है श्रेणी क्रम। लेकिन अगर प्लस है तो प्लस में जब जुटेगा तो ये कहलाते हैं समानांतर क्रम। ओके, और घरों के वायरिंग जो होते हैं ये समानांतर क्रम में होते हैं। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि घर में जो वायरिंग किया जाता है वो श्रेणी क्रम में किया जाता है या समानांतर क्रम में किए जाते हैं? तो क्या बोलेंगे? समानांतर क्रम में किए जाते हैं। कैसे? तो आप ये बताइए, अगर समानांतर क्रम में नहीं करेंगे तो कोई एक स्विच दाबेगा तो पूरा घर का पंखा, लाइन जो भी है वो सब कट जाएगा। ठीक है, लेकिन वो समानांतर क्रम में क्यों जोड़ते हैं? ताकि एक जिस फैन का स्विच हम बंद करें वही फैन जो है ऑफ हो, ये किया जाता है। ठीक है, लेकिन फ्यूज का जो तार होता है, फ्यूज जो जुड़ते हैं घर में वो श्रेणी क्रम में जुड़ते हैं। ताकि फ्यूज जब निकालते हैं तो देखते हैं सीरीज में रहता है, फ्यूज जब निकालते हैं तो वो जो है पूरा घर का जो है बिजली कट हो जाता है। ठीक है, तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि घरों की वायरिंग जो होती है वो समानांतर क्रम में होती है
ठीक है। और फ्यूज जो जुड़े रहते हैं वो श्रेणी क्रम में जुड़े रहते हैं। इस तरह से क्वेश्चन पूछेगा। ओके, अब समझिएगा आगे। श्रेणी क्रम यहाँ पर हम लिख दिए हैं। श्रेणी क्रम में जो है परगामी प्रतिरोध जो होते हैं वो इस तरह से जुड़ते हैं, ऐसे ऐसे हो गया, ठीक है। फिर ऐसे करके इस तरह से जुड़ा जाता है, ये हो गया माइनस, ये हो गया प्लस। ओके, R1 प्लस R2 इस तरह से जुड़े रहते हैं जो, वो कहलाते हैं श्रेणी क्रम। ओके, मतलब सीरीज जिसे बोलते हैं, जिसे सीरीज बोलते हैं। ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब समझिएगा ध्यान से, फ्यूज जो अभी हम बताए, फ्यूज जो जुड़े रहते हैं वो किस तरह से जुड़े रहते हैं, तो श्रेणी क्रम में जुड़े रहते हैं। किस क्रम में जुड़े रहते हैं, तो श्रेणी क्रम में ये सीरीज जुड़े रहते हैं। ओके, ये चीज़ आपको याद रखना है। और फ्यूज जो बनते हैं उसका गलनांक कितना होता है, तो गलनांक इसका निम्न होता है। गलनांक निम्न होता है लेकिन प्रतिरोध उच्च होता है। गलनांक निम्न होता है लेकिन प्रतिरोध उच्च होता है, ताकि जो है कुछ भी अगर फॉल्ट हो तो गलनांक निम्न रहने की वजह से क्या होता है, फ्यूज जो है वो कट हो जाता है, पावर कट हो जाता है, फ्यूज का जो है तार कट हो जाता है। ओके, याद रखिएगा। अब देखिए, फ्यूज का जो ज्वाइनिंग किया जाता है, फ्यूज के तार का जो ज्वाइनिंग किया जाता है, ये सीसा प्लस टीन का ज्वाइन किया जाता है। मतलब सीसा प्लस टीन मिला के जो है फ्यूज का तार बनाया जाता है। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब समझिएगा आगे, एक आप क्वेश्चन पूछेगा कि एसी की आवृत्ति जो होती है कितना हर्ट्ज तक होती है, तो 50 हर्ट्ज तक होती है। एसी की आवृत्ति जो घरों में यूज होती है, ओके, ये 50 हर्ट्ज तक होती है। लेकिन डीसी की अगर आवृत्ति पूछ लिया तो डीसी की आवृत्ति 0 होती है। डीसी की आवृत्ति 0 होती है। ओके, उम्मीद है कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। कोई डाउट रहते हैं तो आप कमेंट कर सकते हैं, बता सकते हैं। ओके, आज जो है ये फिजिक्स का लेक्चर ये खत्म हो गया पूरी तरह से। कल जो है हम केमिस्ट्री में हाथ लगाएंगे। ओके, देन आप लोग कंटिन्यूटी बना के रखते हैं तो इसे हम कंटिन्यू रखेंगे और इस तरीक़ा से पूरा लुसेंट को कवर करने का प्रयास करेंगे। ओके, देन चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।